अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से कर रहे हैं। ये हसनी और हुसैनी बुज़ुर्ग हैं। इनका ख़ुद निस्बत हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिलती है। 98 हिजरी से 151 हिजरी इनकी जो ज़िंदगी का सफ़र है, और 138 हिजरी में सिंध में जो तारीख़ के अंदर मुख्तलिफ़ वाक़यात मिलते हैं, 138 हिजरी में आता है कि ये यहाँ सिंध में तशरीफ़ लाए। कराची के साहिल समंदर के ऊपर एक बाकायदा सनद के तौर पर जाना जाता है कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार के सबब कराची समंदरी तूफ़ानों से महफूज है। वो समंदरी तबाही जो इर्द गिर्द के इलाकों में आती है, कराची हमेशा उससे महफूज रहा हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की बरकत के सबब। यहाँ बहुत से अकीदतमंद भी आते हैं, अपनी दुआएं भी मांगते हैं। मैं हर मज़ार पे, हर शहर में जाता हूँ तो एक सबक दोहराता हूँ कि कहीं हमारे दिलों के अंदर कहीं पे भी ये सोच नहीं आनी चाहिए कि ये हस्तियाँ जो हैं इनसे बराह रास्त हमें कुछ मांगना है। मांगने वाली ज़ात, मांगने वाली हस्ती एक ही है, अल्लाह ताला वाहदहू ला शरीका लहू। इस सबक को नहीं कभी भूलना। हर मज़ार पे इसलिए दोहराता हूँ कि ये यहाँ आएँ, इनके दर्जात की बुलंदी की दुआ मांगें। बुज़ुर्गों के मज़ारात पे जाना चाहिए, लेकिन बुज़ुर्गों के मज़ारात को सजदा गाह नहीं बनाना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की बरक़ात इस शहर के ऊपर कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पर सिंध के लोगों का यहाँ बहुत ही अक़ीदत है। कहते हैं कि समंदर का कड़वा और खारा पानी जो है, इसी जगह के ऊपर यहाँ से मीठा चश्मा उबल पड़ा पानी का, इन्हीं की करामात के सबब। और भी बहुत सी करामात मशहूर है। यहाँ लोग आते हैं और दुआएं मांगते हैं, अक़ीदतमंद। हमारे इस वक्त भी दाएं और बाएं लोग मौजूद हैं जो यहाँ इसी नज़रिए से खड़े हैं। बुज़ुर्गों की एक करामत जो है वो हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए। ये हस्तियाँ जहाँ जहाँ गईं, इनकी निस्बत हज़रत इमाम हसन और इनकी अहलिया की निस्बत हज़रत इमाम हुसैन से, इसलिए इन्हें हसनी और हुसैनी बुज़ुर्ग कहा जाता है। तो इतनी बुलंद व बाला हस्ती जो है, उसने क्या सबक दिया होगा? सबक वही है जो हम बड़े बड़े जितने भी पाकिस्तान की तारीख़ में ले लें या ज़ुहूर इस्लाम के बाद से लेकर आज तक जितने बड़े बुज़ुर्गों ने दर्स दिया है। पहला दर्स यह है कि अल्लाह ताला एक है। अल्लाह के आखिरी नबी ने जो हदीस और जो सुन्नत उसवा रसूल है उसके ऊपर अमल करना है, और ज़िंदगी का रास्ता वो अपनाना है जो दरवेशी वाला रास्ता है, फ़कीरी वाला, आवाम की खिदमत का रास्ता है। इलेक्शन के दिनों में यहाँ बार बार इसलिए आते हैं कि हमारे लीडर्स भी उस टेस्ट पे, उस पैमाने पे पूरे उतर सकें जिसका असल मरकज़ और असल हदफ तो खिदमत खल्क़ है, अवाम की खिदमत है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत है। अल्लाह की जो करेगा अल्लाह की मखलूक को राज़ी, तो अल्लाह भी उससे राज़ी होगा। ये वो इलेक्शन का सबब है जो हमारी लीडरशिप को इन बुज़ुर्ग हस्तियों से सीखना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ यहाँ से करते हैं। अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाए, और चलते हैं नीचे। वो आपको मीठे पानी का जो चश्मा है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो ज़ायरीन मौजूद हैं उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या सोच लेकर यहाँ आते हैं। इन बुज़ुर्ग हस्तियों की सरबुलंदी के लिए दुआ मांगते हैं। जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला इन्हें बुलंद दर्जात अता फ़रमाए। और उनकी क्या सोच होती है, क्या सोच के यहाँ आते हैं, और वो जो अक़ीदत, जो नज़रिया लेकर आते हैं, बाद में उनको क्या यहाँ तसल्ली महसूस होती है। क्योंकि एक चीज़ है, मैं बगदाद शरीफ से एक बुज़ुर्ग आए हुए थे, उनके गद्दी नशीनों में से शेख खालिद। उनसे मैंने एक दफ़ा पूछा कि क्या चीज़ ऐसी है जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पढ़ने के लिए बताई है। तो उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ पढ़ो, अल्लाह के नामों से पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखो, तस्बीहों के ऊपर तादाद कट के गिनते जाओ, 100 पढ़ लिया, 200 पढ़ लिया, लेकिन यहाँ अगर महसूस नहीं होगा तो उससे वो असर, वो दर्जा तुम्हें नहीं मिलेगा। चाहे वो चंद बार पढ़ लो, तस्बीहों से 100, 200, 500 की तादाद करे बगैर चंद बार पढ़ लो, लेकिन उसका एहसास यहाँ होना चाहिए। यहाँ पर यहाँ एहसास होगा तो वो उसका असर कुछ और होगा उस 100-200 पढ़े से। अगर यहाँ एहसास नहीं है, ध्यान कहीं और है और तस्बीह के दाने चला रहा हूँ, तो वो फिर उसका असर नहीं होगा। यही इन तमाम बुज़ुर्ग हस्तियों ने भी किया। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं मज़ार के बाकी हिस्से। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में आ गए। तय खाना की तरह की जगह समझ लीजिए, और मेरे बिल्कुल पीछे वो मीठे पानी का चश्मा है जो एक करामत के तौर पर मशहूर है कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के सबब ही इस समंदर के खारे पानी के अंदर से मीठे पानी का चश्मा उबल पड़ा। ये मेरे बिल्कुल पीछे है, बल्कि इस तरफ एक जगह है जहाँ पे लॉक है, हम उसके अंदर नहीं जा सके। वो कहा जाता है कि यहाँ बुज़ुर्ग जो थे वो चिल्ला कशी किया करते थे, इबादत किया करते थे। तो छोटी सी जगह, ऐसे ही 4x6 की जगह होगी, उसको लॉक करके रखा गया। इस चश्मे वाली जगह को भी लॉक किया गया। और ये जो आपको मुख्तलिफ ताले नज़र आ रहे हैं, ये बस ये समझ लीजिए कि कुछ लोग अपनी अकीदत के सबब, वो कहते हैं कि प्यार का, मोहब्बत का पक्का रिश्ता जिसने जोड़ना बुज़ुर्ग हस्ती से, वो ताला लगा लेता है। ये अपनी सोच की बात है। बहरहाल जैसे भी कोई करे उसको मैं उसके ऊपर ना कोई अच्छा कहूँगा ना बुरा कहूँगा। पीछे बिल्कुल चश्मा है। अगर हमारे कैमरामैन थोड़ा आगे आए
तो शायद हम हल्का सा आपको झलक दिखा सकें। फिर कोशिश करेंगे कि आगे जाके इसको, ये पाइप जा रहा है इधर से, एक मोटर चलती है तो नीचे से ये पानी खींचता है, वो पानी भी दिखाते हैं। हमारे कैमरामैन इनसे दरख्वास्त करते हैं कि आपको अंदर से थोड़ा सा अगर लाइट अंदर करें, लाइट है हमारे पास। नीचे जो आपको पानी का चश्मा दिखाया वो एक पाइप के ज़रिए पानी यहाँ आता है, मोटर पीछे चल रही है और मोटर से ये पानी खींच के यहाँ आता है, जिससे ये डब्बों से ये मिट्टी के प्यालों में मटके से निकाल के भरते हैं और जिस अकीदतमंद ने पीना हो वो इसको पी सकता है। नहीं जनाब, कौन पिएगा पानी? आइए, आओ भाई जी, आपने पानी पीना, आओ आओ। ये लो यार, आप भी पियो, आप भी पियो। चलें जी, मीठा है पानी जी मियाँ साहब? पानी मीठा है? मीठा पानी तसल्ली हुई है पी के? यहाँ तसल्ली हुई है यहाँ पे? शुक्र है, खुश रहिए। कराची के अमन व अमान की बहाली में एक शख्सियत ने बहुत ही मरकज़ी किरदार अदा किया। उस वक्त जब शहर के अंदर रोज़ाना लाशें गिर रही थीं और ईदी के एम्बुलेंसेस के पास सारी लाशें उठाने के लिए इतने वसाइल भी दस्तयाब नहीं थे, ये इस शहर की सूरत हाल थी। उस शख्स का नाम है मुस्तफ़ा कमाल, जिसने आके इस शहर में आवाज़ उठाई कि इस शहर में अमन को बहाल करना है, जो माजी की तलखियाँ गलतियाँ उनको दफन करना है और वो पढ़ा लिखा नौजवान जो इस शहर की पहचान था उसको वापस लेकर आना है। तो MQM के मरकज़ी रहनुमा इस वक्त हमारे साथ हैं। मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी MQM से क्या तवक्कुआत है? आप MQM हिस्सों में नहीं बटी हुई, बल्कि आप लोगों ने एक अच्छा काम यह किया है कि तंजीम इकट्ठी कर ली है। 2018 से क्या फ़र्क आएगा? जी इंशाल्लाह ताला हम अपना 2013 वाला खोया हुआ मैंडेट वापस लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और उस 2013 का मैंडेट यह था कि शहर में 20 सीटें थीं, 20 में से हमने 17 सीटें जीती थी। अब आज 22 सीटें, तो हम इंशाल्लाह ताला इसी तरह के की सीटें हम करेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है, मेरी ख्वाहिश नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है यहाँ पर। 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने एक ऐसा काम नहीं किया कि जिससे वो शहर के लोगों के दिलों को जीत सके। बल्कि आज मैं अक्सर कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब से जाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि लाहौर वालों मुझे वोट दो, मैं लाहौर को कराची जैसा बना दूंगा। लोग जलसा गाह छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि कराची में दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ गटर में गिरकर बच्चे गिर रहे हैं। दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ पीने का पानी हम खरीद कर पीते हैं, डिफेंस वाले भी पीते हैं और न्यू कराची वाले भी ये काम करते हैं। तो कोई ऐसा काम नहीं है 15 सालों में जहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी रही है, कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ पर वो खड़े होकर कह सकें पूरे पाकिस्तान में कि भाई आप हमें वोट दो, हम सिंध जैसा कर देंगे। हम वो लोग हैं कि हमारे पास एक काम की लेगेसी है 2005 से 2010 की। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई हमें कराची वाला दोबारा वोट दो, हम कराची को दोबारा 2005 से 2010 जैसा कर देंगे। नेमतुल्लाह ने और मुस्तफ़ा कमाल, आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया कराची में। एक मसला है जिसका हल मुझे अभी पता नहीं क्या निकलेगा। 2018 में 14 सीटें कौमी असम्बली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी। अब जब मैं शहर के अंदर निकला हूँ तो मुझे लगता है PTI का वोटर 2018 की निस्बत ज़्यादा है, लेकिन उनके कैंडिडेट्स गायब हैं। अगर किसी का नाम पूछूं तो वो कहते हैं नाम बताया तो कल ये भी नहीं मिलेगा। तो इस दफ़ा मैच मुझे लगता है ज़रा फंस गया है, लेकिन एक पार्टी डिसएडवांटेज है। क्या बनेगा उसका? देखिए मैं समझता हूँ कि मैं अभी भी समझता हूँ कि PTI के साथ जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जैसा हमारे साथ हो चुका है। बहुत हल्का हाथ है और हमने इस ये जो पार्टी है MQM, इसने 20-20 साल जो है वो ऑपरेशन जो है वो सहा है, लेकिन फिर उसको फेस करते थे। 93 की मैं अगर आपको मिसाल दूं कि हमें बाकायदा उस वक्त MNAs और MPs के इलेक्शन अलग अलग होते, तो बाकायदा जो है बुलाकर कहा जाता था कि भाई फ़लाँ फ़लाँ जगह से अपने बंदे विड्रॉ कर लो। तो पार्टी ने नेशनल असेंबली को बॉयकॉट कर दिया। वो जब बॉयकॉट किया तो पूरे शहर में जहाँ पर 1.5 लाख 2 लाख से लोग जीतते थे, वहाँ पर जो 3000 से ज़ायद वोट नहीं पड़े। बॉयकॉट तो अभी भी आपने बल्दियाती में किया था। हाँ, लेकिन जो 6% वोट पड़े ना नदीम भाई, कहाँ आपके इस बॉयकॉट से जमात को फ़ायदा होगा? नहीं, जमात हम अगर जो है वो अगर बॉयकॉट नहीं करते, 2001 में भी हमने बॉयकॉट किया था, लेकिन हम 2005 में दोबारा आ गए। जमात अभी कुछ नहीं कर पा रही ना, 6% वोट है, जमात का वोट बढ़ा नहीं है। 2015 में जमात इस्लामी ने 2.5 लाख वोट लिए थे, जब कराची की आबादी 98 लाख थी। 2023 में जमात इस्लामी ने 4 लाख वोट लिए, जब कराची की आबादी जो है वो 1 करोड़ 60 लाख। और हमने 2015 में जब जमात इस्लामी ने 2.5 लाख वोट लिए थे, हमने 11 लाख 78 हज़ार वोट लिए थे। अभी तीनों पार्टीज़ की मिलाकर वोट भी हैं जो हैं वो 11 लाख नहीं। अच्छा, एक कमाल का काम आप कर रहे हैं, वो आप लोगों ने कहा कि आप शहबाज शरीफ को वोट देंगे प्राइम मिनिस्टरशिप का। 242 के ऊपर जो कौमी असम्बली की सीट है, वहाँ पर आप शहबाज शरीफ को वो सीट भी दे रहे हैं कि आपको मद्दे मुकाबल कोई खड़ा नहीं करेंगे। तो ये कोई मोहब्बत का इजहार है शहबाज शरीफ के लिए, या कोई पार्ट ऑफ द बिगर
अरेंजमेंट है? देखें, जब आप एक कोलिशन बनाते हैं या अरेंजमेंट करते हैं तो डेफिनेटली दोनों तरफ से बात होती है। अभी इसका फाइनल नहीं हुआ, कुछ चीज़ें तय होनी नून पर। लीग वालों से तो हमें यही है कि इट्स डन डील, बाकी तफसीलात वो आपने सुबाई की सीट लेनी है उनसे, बाकी चीज़ें जी हाँ, करनी है। अगर वो ये करेंगे 247 के हाँ ऊपर जी आपको जी वो रिलीफ दे बिल्कुल, देंगे। उन्होंने छोड़ना भी है। नहीं, 247 में उनका कोई स्टेक भी नहीं है, उनका यहाँ भी नहीं। देखिए, सीट हमारी है इसी, ये हमने यहाँ पर बहुत मेहनत की हुई है और एमक्यूएम ट्रेडिशनली ये सीट जो है जीतती रही शहबाज है। शरीफ यहाँ से लड़ रहे हैं 242 से। हाँ, हम तो चाह रहे थे कि वो भी लड़ें और हम भी लड़ें, लेकिन ये चूंकि एक मफाहमत की फिजा है तो हम नहीं चाहते कि हमारा वोट जो है आपने उसमें मोहब्बत की है शहबाज शरीफ से? अभी जो है मोहब्बत में थोड़ी सी कसर बाकी है, कर लेंगे थोड़ी सी और करेंगे? हाँ हाँ। तो अगर वो 242 से आए तो आप 247 पे जाएंगे? नहीं, मेरी दो जगह से नॉमिनेशन जो पार्टी ने डिसाइड करना है, दोनों जगहों से मेरी नॉमिनेशन है, तो देखते हैं क्या होता है। शहबाज शरीफ ने जीत के ये सीट खाली भी छोड़नी है। जी हाँ, डेफिनेटली, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारे मराहिल गुफ्तगू में तय होने हैं। अगर वो खाली छोड़ते हैं तो आप दोबारा जी, ही हम सीट दोबारा जाएंगे? मैं जाऊँगा इस पर इंशाल्लाह। आपकी तवक्को क्या है? नून लीग के साथ आपकी मोहब्बत इस दफ़ा प्री इलेक्शन ये एक नया फिनोमेना है, आप इलेक्शन से पहले सीट एडजस्टमेंट पे जा रहे नदीम हैं। भाई, इश्यूज़ हैं। देखिए, हमें ये आप देख रहे हैं, हमने एक मंशूर जारी किया है कि जिसमें जिसका इंटीग्रल पार्ट ये है कि हम अब पाकिस्तान की आइन में 3 आइनी तरमीम चाहते हैं। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला के इख्तियारात डिपार्टमेंट्स आइन में लिखे हुए हैं, हम लोकल गवर्नमेंट के महकमे आइन में लिखवाना चाहते हैं। दूसरी, जिस तरह एनएफसी अवार्ड में आप सूबों को पैसे देते हैं, हम अपने डिस्ट्रिक्ट के पैसे वहीं से एनएफसी अवार्ड से चाहते हैं पूरे पाकिस्तान के। तीसरी बात, हम ये चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट, आप इलेक्शन ही नहीं कराते 5-5 साल तक। 2010 में मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ, 2015 में आपने इलेक्शन कराया, 2020 में ख़त्म हुआ, 2023 में आपने जाकर इलेक्शन कराया। तो हम ये कहते हैं कि जब तक मुल्क में आइन में लिख दो ये वाली बात कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट नहीं है, जब तक मुल्क में जनरल इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अब तीनों आइनी तरामीम आपको पाकिस्तान की कोई बड़ी पार्टियां चाहिए। पाकिस्तान की बड़ी पार्टियां 3 हैं, पीएमएलएन है, पीटीआई है, क्या नून लीग ने इस पे एग्रीमेंट किया आपसे? पीएमएलएन है, पीटीआई है और पीपल्स पार्टी है। पीटीआई का भी कुछ पता नहीं चल रहा। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब की बड़ी पार्टी अभी नहीं है, तो हमें हमारे पास ऑप्शन नहीं रह जाता। नून लीग ने आपसे कमिटमेंट दी है ये? बहुत हद तक, बहुत हद तक। बहुत हद तक। क्या तहरीरी मुआहदा करेंगे बिफोर इलेक्शन? देखिए, हम हाँ, हो सकता है कि जब तहरीरी हम मुआहदा करें। हाँ, बिल्कुल करें। आपकी क्या तवक्को, आइंदा वज़ीर आज़म कौन होगा? बोल, मुझे लगता है कि पीएमएलएन से होगा। पीएमएलएन से होगा, लेकिन देयर आर डाउट्स अबाउट नवाज शरीफ। लोग कह रहे हैं कि कोलिशन में कोई भी वज़ीर आज़म बन सकता है, तो इसलिए नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना लाजमी नहीं है। बोल, जिसने नहीं, मुझे लगता है पीएमएलएन से होगा और मे बी सम नॉमिनी ऑफ नवाज शरीफ, कुड भी। हाँ, कुड भी। आप वोट करेंगे जो भी होगा? हाँ, हम तो पीएमएलएन से हमारा एग्रीमेंट है। एंड यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल? वेल, लगता है ऐसे ही। डेफिनेटली मैं इसमें शाई अवे नहीं करूँगा। हम इलेक्शन लड़ते हैं हुकूमत में जाने के लिए, डेस्क के बजाने के, ऑपोजिशन में बैठ के हम बेंचेस तो डेस्क तो नहीं बजाएंगे। और फिर ये कि ना कि हमने हर जुमे की बात जो है वो मस्जिद के बाहर मुजाहरा करना है, तो मैं तो बिल्कुल इसमें शाई अवे नहीं करता कि हाँ भाई, हम लोगों से वादे जो कर रहे हैं काम करने को, तो हुकूमत में जाके ही कर सकते हैं। अब हुकूमत में जाने, ये डिबेटेबल है कि हुकूमत में जाने के बाद आपने लेना क्या है। आज की एमक्यूएम बड़ी क्लियर है। मेरे पास हिस्ट्री रही है कि 40 नुकाती एजेंडा, तो 50 नुकाती एजेंडा, अभी हमारे पास 1 पॉइंट एजेंडा है। हम अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आप हमें आइन में 3 तरमीम करके दे दें बस। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, पीपल्स पार्टी 15 साल से तो मुसलसल हुकूमत में, वैसे 30-40 सालों में एक वो जाम साहब का दौर निकाल दे, एक वो मुशर्रफ दौर में वज़ीर आला आ गए थे, तो 2-3 उनके टर्म निकाल दे तो मोर और लेस पीपल्स हुकूमत पार्टी में ही रहे। सही बात। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी का क्या बनेगा? क्या सूबाई हुकूमत बरकरार रहेगी उनकी, सेम मेजोरिटी? मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जीडीए और जेयूआई और एमक्यूएम ने एक आपस में अंडरस्टैंडिंग की है, हम सिंध में बहुत सारी जगहों पे सरप्राइज़ दे सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर अगर एक कैंडिडेट उतरे पीपल्स पार्टी के सामने, तो वहाँ पर हम सरप्राइज़ दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी के पास कारकर्दगी नहीं है, पैसा है। वो कहते हैं हम इलेक्शन जो है वो लड़ना नहीं चाहते, हम इलेक्शन खरीदना चाहते हैं। तो खरीदने के लिए तो जेयूआई, जीडीए, पीएमएलएन एंड एमक्यूएम ये एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। अंडरस्टैंडिंग यही है कि जिसका, हाँ बिल्कुल, जिसकी जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, इनग्रेस ज़्यादा है, हमारा ये एक सिंध से कितने वोट देते हैं आप इस अलायंस को, और कितने वोट देते हैं सूबाई असम्बली की सीटों की बात कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी को? मुझे लगता है कि जो है वो हम इन तमाम कोalition को कराची हैदराबाद के अलावा जो है वो तकरीबन 25 से 30 सीटें जीतनी चाहिए। कराची हैदराबाद छोड़ के जी, अगर 25-30 कराची हैदराबाद छोड़ के जीते तो फिर आप मेजोरिटी में आ जाते हैं। जी, ये 2002 में हो चुका है ये वाला काम।
So you are expecting the जी same thing हम तो again? हम 3 दफ़ा देखें ये काम हुआ है। 1990 में एंटी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनी, जाम सादिक साहब आए। 1997 में जो है वो लियाकत जतोई साहब आए, एंटी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनी। 2002 की असेंबली में पहली दफ़ा खुद मौजूद था और वहाँ पर जो है एंटी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनी। उसमें बड़ा चंक पीपल्स पार्टी के बाद जो है वो कराची हैदराबाद से MQM का रहता है। MQM अगर कराची हैदराबाद जीतती है, जो ये जीती चली आई है, और अंदरून सिंध से पगारा साहब, ये GDA और ये तमाम जो शिराजीज होते थे, महर होते थे, और ये तमाम रबाब रहीम साहब होते थे, और ये अभी JUI वहाँ पर बड़ा इंग्रेस कर रही है। ये अगर सारा चंक जो है वो 25 से 30 सीटों का बनता है तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक मुस्तफा साहब। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया भाई। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ बहुत हैं। शुक्रिया, thank you। 8 फरवरी हो जाए दोबारा आपसे पूछेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको ख़ास तौर पर एक सियासी वर्कर की पहचान हासिल है और बहुत लॉयल रहे हैं अपनी जमातों के साथ और बड़ी खिदमत की है और अपनी जमातों की पहचान बन गए कौमी सतह के ऊपर। उन्हीं में से एक नाम सईद गनी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं चनेसर गोड से। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ, बड़ी मेहरबानी आप आए यहाँ पर, बहुत शुक्रिया। और आपकी पहचान मैं सारी जगह पे यही कराता हूँ कि वो बंदा जिसको सही पॉलिटिकल वर्कर बनकर एक जमात में राइज करना चाहिए, आप उस रास्ते से आए हैं, ऊपर से पैराशूट के रास्ते नहीं आए। तो आपकी क्या इस इलाके से क्या तवक्कुआत है? 2 दफ़ा पहले जीत चुके हैं, इस दफ़ा क्या बनेगा? लेकिन एक तो सच्ची बात यह है कि मैं जहाँ पर जिस मकाम पे हूँ, और अल्लाह ताला का एहसान है, पार्टी की मेहरबानी है, लेकिन मेरे इलाके के लोगों का बड़ा जो उसमें किरदार है। 2001 में मैं यहाँ यूसी का नाज़िम बना, फिर 2005 में बना, फिर पार्टी ने सेनेट में भेज दिया, फिर 2017 में MPA बना, 18 में फिर MPA बना। इस दफ़ा दोबारा मेहरबानी की कि पार्टी ने मुझे सूबाई पे और असद आलम न्याजी साहब को कौमी असम्बली पे टिकट दिया है। ये कौमी से उम्मीदवार हैं इधर? जी, असद आलम न्याजी। सही। तो मुझे उम्मीद है 100% इंशाल्लाह ताला कि यहाँ से हम जीतेंगे। और जब मैं 17 में जीता था तो पीपल्स पार्टी ये नशिस्त पहली मरतबा जीती थी सूबाई की, पहले हमने कभी नहीं जीती। और इस मरतबा मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ हम सूबाई की ये नशिस्त जीतेंगे बल्कि शायद बराबर की जो नशिस्त हैं उस पर भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और कौमी असम्बली भी पहली मरतबा पीपल्स पार्टी यहाँ से जीतेगी। कराची पूरे में ये शायद एक वाहिद आपका हल्का है जहाँ मुझे आके लगा इलेक्शन की गहमा गहमी है, बैनर्स लगे हैं, पोस्टर्स लगे हैं, इलाके के अंदर वो एक इलेक्शन ऑफिस वाला माहौल है। बाकी कराची में ठंड प्रोग्राम है, क्या वजह है? सिर्फ आपके हल्का एक्टिव है, बाकी कराची सोया हुआ है अभी? नहीं, मेरा ख्याल है करेंगे। उसमें शायद एक वजह तो ये भी हो सकती है कि जो पार्टी ने कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं अभी रिसेंटली किए हैं, और मुझे और असद आलम न्याजी साहब को कुछ पहले कंफर्म कर दिया गया था कि आप यहाँ से कैंडिडेट हैं, तो हमने वो थोड़ी सी एक्टिविटीज़ पहले शुरू कर ली हैं। लेकिन ऑफिशियली आपको पता है कि अभी शायद 2-4 दिन हुए पार्टी ने अनाउंस किया, बाकी कई जमातों ने अनाउंस किए भी नहीं हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है बुनियादी, इसलिए कि जब कैंडिडेट अनाउंस होगा तो फिर वो अपने बैनर भी लगाएगा, फिर पोस्टर भी लगाएगा, फिर सारे के दफ्तर भी खोलेगा। कैसा मुकाबला होगा पीपल्स पार्टी और PTI का? देखिए ना, एक तो 2018 का रिजल्ट मैं नहीं समझता कि वो कराची के असल नुमाइंदगी करता था। उसमें ज़ाहिर आपको भी पता है जो कुछ पूरे मुल्क में हुआ, कराची में शायद सबसे ज़्यादा हुआ था। 18 में बयाबानों के, रेगिस्तानों के, पहाड़ों के, जंगलों के नताइज आ गए थे, कराची के नताइज सबसे आखिर में आए थे। तो ये बात समझ से बाहर थी। तो ज़ाहिर होल्ड करके रखे गए नताइज के पूरे रिजल्ट देखें क्या हैं, उसके बाद हुआ। सूबा सिंध में अगर पीपल्स पार्टी की 15 साल हुकूमत की बात करें तो एक चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए कि 2002 के इंतखाब के बाद पीपल्स पार्टी ने हर आने वाले इलेक्शन में अपनी सीटों में इजाफा किया है। सूबा सिंध में कराची शहर में 18 का रिजल्ट ठीक है, हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं था, उसकी वजूहत आपके इल्म में जो मैंने बताई भी हैं। लेकिन उसके बाद जितने ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट यहाँ से हासिल किया है। 22 कौमी और 47 सूबाई हैं कराची की, कितनी देते हैं पीपल्स पार्टी को? सर हम 13 सीटों पर पुरुमीद हैं कौमी की, और 27 जो है वो सूबाई असम्बली पे। 22 में से 13 कौमी की और 27-47 में से सूबाई की इंशाल्लाह ताला। और ओवरऑल सूबाई हुकूमत के हवाले से क्या तवक्कुआत है, दोबारा जीतेंगे? सूबाई तो 100% अब जीत रहे हैं। देखिए 65 सीट्स रिक्वायर्ड हैं कि उसमें हुकूमत बन जाती है, और पिछली दफ़ा हमारे पास 77 सीटें थी। इस मरतबा मैं तो समझ रहा हूँ कि शायद हम 100 के करीब करीब चले जाएंगे सिंध में, और सबसे बड़ा शेयर उसमें कराची का हो, इसलिए कि कराची में हमारे पास 2018 में 7 सीटें थी सूबाई की। इस मरतबा मैं आपको 27 कह रहा हूँ। चलें, अगर बहुत मैं उसको बढ़ा के भी पेश कर रहा हूँ तो 27 में से आप 7-8 और कम कर दें हमारी, तो 18-19 पे तो हम आराम से खड़े हैं। इस शहर में हर जगह जहाँ गया हूँ 2-3 मसले बड़े कॉमन थे। आप लोग सबसे ज़्यादा बोझ आपके ऊपर है क्योंकि आपकी 3 हुकूमतें हैं। एक वाटर टैंकर बिकता है 3000 रुपये का, वो औरंगी टाउन में लकड़ी लोग ख़रीदते हैं 3000 रुपये मन,
और ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं ये हर जगह पे शिकायत है। वो मोबाइल कहते हैं यूँ आता है, या कोई औरत पर्स लेके जा रही है, गन इधर लगाता है ले जाता है। आपको 3 हुकूमतों में ये मसला हल नहीं कर पाए, चौथी हुकूमत मिलेगी तो क्या साइंस होगी कि हल करेंगे? देखिए नदीम साहब, एक तो ये बात समझनी चाहिए कि जो बड़े शहर होते हैं उसके मसाइल मुख्तलिफ भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा होती है। तो तमाम आबादी को तमाम जो ज़रूरी सहूलियात होती है उस ऑफिस फराहम करना किसी भी के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पानी का मसला कराची में यकीनन है, लेकिन उसका जो बड़ा सबब है उसमें वफाकी हुकूमतें जो मुख्तलिफ रहीं उन्होंने शायद जो सपोर्ट सूबाई हुकूमत को करनी चाहिए वो नहीं की। एक लास्ट क्वेश्चन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो कहते हैं उनकी अभी मज़ीद तरबियत की ज़रूरत है। नवाज़ शरीफ साहब उधर से वज़ारत उज़्मा के अपनी जमात के उम्मीदवार लगते हैं, बारी किसकी आने वाली है? देखें, इस वक्त जो इस मुल्क के वोटर्स हैं उसमें अक्सरियत नौजवानों की है, और अब नौजवानों के पास सहूलत ये है कि उनके पास आप जैसे बड़े चैनल्स भी मौजूद हैं और सोशल मीडिया भी मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो बातचीत कर रहे हैं, जो जिस किस्म की वो नैरेटिव लोगों को दे रहे हैं, जिस किस्म की सोच वो लोगों में आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी उनके सामने है, और जिस किस्म की सोच हमारे पुराने सियासतदान दे रहे हैं वो भी लोग सुन रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों की अक्सरियत है, और बिलावल भुट्टो वाहिद लीडर है जो नौजवानों का लीडर है, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल का लीडर है। मुझे 100% यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होगा। बेस्ट ऑफ लक सईद गनी साहब। 8 फरवरी को दोबारा आपके पास कोशिश करेंगे। असद आलम न्याजी साहब, आप अगर कौमी से या मुंतखब होते हैं तो इलाके के लिए क्या करेंगे? सर, मैं वो 10 दिन से मैं और सईद गनी साहब इस इलाके में घूम रहे हैं। जिस जगह पे गए हैं, जब ये 2018 में आए थे तो यहाँ सबसे लोगों का मुतालबा था पानी का। 90% जो है इन्होंने पानी का मुतालबा हल कर दिया है। आप क्या करेंगे अगर मुंतखब होंगे? मैं इंशाअल्लाह जी, यहाँ पे 2 बड़े मसाइल हैं, एक गैस का है और एक बिजली का है। तो मैं अगर मैं मुंतखब हुआ तो मैं इंशाअल्लाह ये आवाज़ उठाऊँगा और इसको हम कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम हम लोगों को रिलीफ दे सकें वो देंगे। और इसकी तवासत से मैं एक बात और करना चाहता हूँ, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। लॉ एंड ऑर्डर के मसले से कराची का जो है उसको हम दुनिया के हर बड़े शहर के साथ कंपेयर करें, लेकिन यही सिंध गवर्नमेंट थी जिसने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ मिलके यहाँ पे ना कि अमन कायम किया बल्कि जो नो गो एरियाज थे उनको ख़त्म किया। दुआ तो ये है कि ये दोबारा अमन का गहवारा बने, दोबारा रोशनियों का शहर बने और लोग मज़े से जहाँ दिल आए जाएं, इस खौफ के बगैर के रास्ते में कोई गन पॉइंट भी लूटेगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक सर। सईद गनी साहब आपको भी, और 8 फरवरी को फिर मिलेंगे। तराजू को देंगे। किसको दें वोट? मसाइल तो हल होते ही नहीं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, क्या करें? किसको देंगे? पीपल्स पार्टी। वोट इंशाल्लाह इमरान खान। वोट किसी को भी नहीं। एमके वोट किसी को ही नहीं देंगे, कोई इस काबिल ही नहीं है। हुक्मरान जिस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क करा है, वोट किसी काम का नहीं है। किसी को नहीं। या का नाबुदो या का नस्ताइन। अल्हम्दुलिल्लाह सईद भाई को। चांस तो नहीं है कि हो इलेक्शन जिस हिसाब से चल रहा है, लेकिन अगर हो गई तो देखेंगे कि अगर हुआ वैसा तो देने को दिल नहीं करता, फायदा क्या देने का। इमरान खान। यही सोच कर रहा हूँ कि किसको दूं वोट, कौन है आप बताएं कौन है? पीटीआई। सोच रहे हैं कि ऐसे आदमी को वोट दें जो खुदा के वास्ते लोड शेडिंग ख़त्म करे, जो गैस की लोड शेडिंग ख़त्म करे, जो मुफलिस हो। पीपल्स पार्टी चन्नसर गोड में इमरान खान को देंगे। सईद गनी को, पीपल्स पार्टी को। इमरान खान को देंगे। इमरान खान को। टीएलपी। 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने इस शहर से 14 कौमी असम्बली की सीटें जीती, और उसके पीछे एक रूह रवां इमरान खान तो थे ही पार्टी के कायद, लेकिन एक शख्स ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, वो है महमूद मौलवी साहब, जो इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से यहाँ कौमी असम्बली का इंतखाब भी लड़ेंगे और अपनी जमात को भी लड़ाएंगे। क्या करेंगे और क्या तवक्कुआत है, इन्हीं से पूछते हैं। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इस दफ़ा क्या तवक्कुआत है आपकी? आईपीपी कैसा परफॉर्म करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आईपीपी अच्छा परफॉर्म करेगी। हमने तकरीबन कोई 41 कैंडिडेट खड़े करेंगे कराची से, सिर्फ सूबाई की सीटों, सूबाई के, और मेरे ख्याल से 4 से 5 जो है फेडरल की सीट्स पे, कौमी के सीट्स पे भी हम खड़ा कर रहे हैं, और जिसमें काफ़ी पुरुमीद हैं। कोई मतलब देखें जितने भी लोग कौमी से किस किस हल्के से जा रहे हैं आप? कौमी से हम जा रहे हैं 238 से भी जा रहे हैं, 237 से भी जा रहे हैं,
230 से भी हम कोई 5 इलाके से जा रहे हैं। 5 कौमी के और बाकी 41 41 जो है उस पे जा रहे हैं। और तवक्कुआत क्या है आपकी? तवक्कुआत ये है कि हम 10 से 12 जो है सूबाई निकालेंगे और कम से कम 2 सीटें जो है 2 कौमी की भी जीतेंगे। लोग कौन सी स्ट्रॉन्ग होल्ड सोचते हैं कि आईपीपी के लोग? नई जमात है इसलिए आपके लिए अभी तो मैं आपको बताऊँ, नई जमात है इसमें मैं आपको बताऊँ, जैसे सूबाई के हमारे पास जो है हम 116 भी देख रहे हैं जो कि औरंगी के उस तरफ है, हम देख रहे हैं 97, ठीक है ना, हम देख रहे हैं 103 इसी इलाके में भी है। उसकी वजह यह है कि इस इलाके में मैं ख़ुद इलेक्शन लड़ा हूँ और हमने एक चीज़ किया था कि इलेक्शन के बाद भी हमारा ऑफिस हमेशा खुला रहा। मतलब चाहे जो है वोट के इलेक्शन के बाद आम हालत में लोग निकल के चले जाते हैं, हमारा दफ्तर खुला रहा, लोग आते रहे, लोगों के काम होते रहे। पीटीआई का क्या बनेगा इस दफ़ा? देखिए पीटीआई के मैं कहूँगा कि पीटीआई भी कुछ सीट्स लेंगी कराची से। उसकी वजह यह कि अगर पीटीआई ने कोई भी सीट नहीं लिया तो लोगों का कहना होगा कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं कहूँगा पीटीआई सीट लेगी। और जो है मेरे ख्याल से कराची से जो मैं देख रहा हूँ 1 से 2 सीट मैं पीटीआई की देख रहा हूँ, जिसमें अवाब अलवी साहब जो है प्रेसिडेंट साहब के साहबजादे वो डिफेंस से लड़ रहे हैं, वो भी एक बड़ी तगड़ी सीट है, तो मैं उस सीट को देख रहा हूँ पीटीआई के लिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछूं, मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश है, पता नहीं आप उससे इत्तेफाक करेंगे नहीं, तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल जाना चाहिए और उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए, उनको बैन नहीं करना चाहिए। बाकी 9 मई हुआ, उसके लोग पकड़े हुए हैं, सजा जजा का अमल आगे चलेगा, लेकिन पार्टी को हमें ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए जैसे कालादम जमात हो। बल्ले का निशान मिलना चाहिए उन्हें। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बल्ले का निशान मिलना चाहिए, क्यों ना मिले। देखिए जो है हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ में इट हैज़ फेयर, उनको बल्ले का निशान मिलना चाहिए और उनको बल्ले के निशान पे लड़ना चाहिए। लेकिन बल्ले का निशान इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन विन एंड लूज ऑफ मेनी कैंडिडेट्स। नहीं, इट विल मेक अ डिफरेंस, बट देखिए एक चीज़ ये देखना है ना कि अभी इस वक्त कैंडिडेट्स देखें, लोग पहले जो समझ रहे थे कि लोग रिटेलिएट कर रहे हैं और लोग जो है प्रो 100% प्रो पीटीआई है, दैट्स नॉट द रियलिटी। हाँ, फेसबुक ट्विटर के ऊपर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर आप अगर हलकों में जाके देखें उसकी वजह के लोग कह रहे हैं कि हमें मिला क्या। अच्छा, एक बड़ी बिगर पिक्चर में कुछ अरेंजमेंट हो रहा है सीट एडजस्टमेंट का, पीएमएलएन ने किया, एमकेएम के साथ 242 के ऊपर शहबाज शरीफ को इधर ला रहे हैं तो उन्होंने उसके ऊपर सीट एडजस्टमेंट कर ली है। जीडीए जेयूआई पगाड़ा साहब के साथ नून लीग ने मिलकर एक एडजस्टमेंट की है। आईपीपीबीसी अरेंजमेंट में क्या आपकी सीट पर एडजस्टमेंट होगी? नहीं, अभी तक देखें बातें हो रही हैं, जैसे जेकेटी और अलीम खान की सीट के ऊपर चल रहा है कि एडजस्टमेंट होगी। नहीं, मेरे ख्याल से देखें सिर्फ 2 सीटों पे और अगर लीडर्स की सीट पे एडजस्टमेंट हुई ना, दैट वुड नॉट बी फेयर विद द पार्टी। मैं अपने हिसाब से ही बता रहा हूँ। आपकी सीट पे होगी? नहीं, अगर अब देखें ये अगर हम 3 सीट पे करना है ना तो ना हो तो बेहतर है, ये मैं बता दूँ। उसकी वजह यह है कि अगर हम सिर्फ अपनी सीटें निकालनी होती तो फिर इतनी बड़ी पार्टी बनाने की जरूरत क्या है मुझे। तो 5 तो आपके उम्मीदवार हैं, आप कह रहे हैं कौमी के, तो 5 में से 10 की तो एडजस्टमेंट नहीं होगी। 10 की एडजस्टमेंट नहीं होगी। देखिए मैं आपको कहूँगा ना कि हमारे पीएस के कैंडिडेट काफ़ी है, या तो एडजस्टमेंट हो कि एक ऐसे मकदार में कुछ सीटों पे होंगी और बाकियों को इलेक्शन एक दूसरे के सामने लड़ना पड़ेगा। सूबाई हुकूमत कौन बनाएगा सिंध में? देखिए इस वक्त जो नज़र आ रहा है जो है, या तो पीपल्स पार्टी, मोस्ट लाइकली इट वुड बी पीपल्स पार्टी, जीडीए वुड बी देयर। उसकी वजह ये एमक्यूएम रन में है, मगर आई वुड से एमक्यूएम हिस्टोरिकली कभी भी सूबाई हुकूमत नहीं बना पाई। अगर एमक्यूएम अगर हुकूमती अलायंस का हिस्सा बनी तो वो एक बहुत ही बड़ा अलायंस होगा जिसके अंदर जीडीए भी शामिल होगी, आईपीपी के भी 5-7 बंदे होंगे, हो सकता है 4 सीटें पीएमएलएन की भी हों, जेयूआई की भी 2-4 सीटें निकली हों, तो ऐसा अलायंस कभी चल नहीं सकता। फिर देखिए आने वाली हुकूमत जो भी होगी ना वो एक नेशनल गवर्नमेंट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मरकज में भी और सूबे में भी, मरकज में भी सूबे में भी इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी और वही चीज़ चलाएंगे। उसकी वजह के मुल्क को इस बहरान से, क्या आपको नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनते नजर आते हैं? सही ओपिनियन देनी है आपने, क्योंकि आप माजी में आपकी ओपिनियन यही थी कि नहीं बनेंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ मेरे हिसाब से नवाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। उनका नॉमिनी हो सकता है पीएमएलएन, उनका नॉमिनी हो सकता है। आसिफ जरदारी को मैं प्रेसिडेंट देख रहा हूँ। 3 लोग प्रेसिडेंट के रन में होंगे। कौन कौन? मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी और जहांगीर तरीन साहब।
JKT भी प्रेसिडेंट JKT भी प्रेसिडेंट के रन में है। कौन जीते? अब देखें, क्योंकि छोटे सूबे से आना होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है जरदारी साहब के चांसेस अच्छे हैं। आपको लगता है वज़ीर-ए-आज़म पंजाब से आएगा जो नवाज शरीफ का नॉमिनी होगा? हाँ। तो सदारत जो है वो जरदारी साहब को जा सकती है। नहीं, सदारत तो ये तो वो हो जाएगा फिर अगली बारी फिर जरदारी। देखिए बदकिस्मती यही है ना, तो ये हमारे सियासत में ऐसे ही चलता है, मतलब रियलिटी में जो है। आज को इलेक्शन हो जाएगा? मैं तो 8 को इलेक्शन भी नहीं देख रहा हूँ। नहीं देख रहे? नहीं, हालांकि हम पूरी कैंपेन चला रहे हैं, अभी 2-3 दिन के बाद कुछ कह सकेंगे इस पे कि इलेक्शन 8 को होंगे नहीं। पंजाब की ज़ात आला किसको दे रहे हैं? पंजाब की वज़ीर आला भी जो मैं कहूँगा कि अगर देखें, शहबाज शरीफ साहब तो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, ठीक है ना, तो वज़ारत आला हो सकता है अगर जो है जिसको मैं कहूँगा कि इलेक्टेड जो है नेशनल गवर्नमेंट बने, तो इसमें जो है हमारे जो है प्रेसिडेंट IPP के ये भी रन में है। प्रेसिडेंट अलीम खान बिल्कुल पंजाब बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। उस कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, कोलिशन गवर्नमेंट, और बहुत अच्छे चांसेस हैं। मरकज में आप नून का साथ दें और मरकज में हम उधर दे, नून में इधर दे, क्योंकि उसकी मिल जुल के ही मुल्क को इस बुरान से लेंगे। सिंध में जो है फिर देखिए ना, अगर मरकज में वो लेंगे तो हम पंजाब में लेंगे। ऐसा मिलाओ जुलाओ हुकूमत चलाएगा अभी कि चल चलाओ ही होगा? मेरे ख्याल से अगर लोगों की नीयत सही हो ना तो चल जाएगा। उसकी वजह यह है कि यही एक तरीका है सेटल करने का इस वक्त इश्यूज़ को। मेजर इश्यूज़ हैं, देखिए हम एक दूसरे के इख्तलाफ कर करके आज मुल्क को इस नेस पे पहुंचा दिया। प्राइवेटाइजेशन। इमरान का इलेक्शन जेल में होगा या जेल से बाहर? इमरान साहब का इलेक्शन जेल में ही होगा, अफसोस से कहना पड़ता है, बदकिस्मती है। बेस्ट ऑफ लक आपको इलेक्शन के लिए। थैंक यू। इलेक्शन अल्लाह करे हो जाए तो दोबारा आपसे अपडेट लेंगे, जानेंगे आपकी जमात की कारकर्दगी कैसी रही। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू जी, खुश रहिए। थैंक यू। सबकी पहचान इस्तेकाम है पाकिस्तान, हम सबकी शान, हम सबकी शान अलीम खान वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आज़म। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से हम आपको ले आए हैं सी व्यू के ऊपर, और सी व्यू पे हम यहाँ जिस जगह खड़े हैं यहाँ खूब सिंधी सकाफत में सजे हुए ऊँट भी हैं, और यहाँ पर घोड़े भी काफ़ी तादाद में हैं, और साहिल समंदर पर मौजूद लोग इनके ऊपर बैठकर साहिल समंदर की सैर भी करते हैं। जिस रास्ते से हम आए हैं वापसी पे यकीनन ये मेरे जूते और कपड़े इस काबिल नहीं रहेंगे कि ये पहन के हम किसी और इंटरव्यू में जा सकें, लेकिन बहरहाल आज आपको कराची दिखाना है तो हम इसी पानी के अंदर आए हैं। ऊँट के ऊपर भी सवारी करते हैं अगर मेरे से की गई तो, देखते हैं फिर साहिल समंदर की सैर करते हैं। जनाब, ये कैमल की सवारी रह गई थी, हमने पंजाब के अंदर टांगे, बग्गी, घोड़े सब की सैर तो कराई है आपको। ऊँट की सैर आज आपको कराची में करवा रहे हैं, और वो भी सी व्यू के ऊपर। देखते हैं ये अब हमें कहाँ लेके जाते हैं। क्यों जी भैया जी, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? अमजद। तो अमजद साहब कहाँ लेके जाओगे हमें? हमने अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया था, और यहाँ पर साले समंदर से आज इख्तिताम कर रहे हैं। और ऊँट की सवारी इसलिए की है कि सिंधी सकाफ़त के अंदर ऊँट भी आज जो है वो सिंधी सकाफ़त के रंगों में डला हुआ है, और यहाँ पर लोगों को सैर करवा रहा है। शहर भर की सियासत जो है उसकी भी समझ नहीं आती कि वो किस कल बैठेगी और क्या रुख इख्तियार करेगी। अभी तक जब लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि अभी भी आज भी ये पूछते हैं कि 8 को इंतखाबात होने हैं या आगे जाने हैं, तो फिर हमारे पास उसका जवाब नहीं होता। तो फ़िलहाल हमने कहा कि आज के प्रोग्राम का इख्तिताम यहीं पे करते हैं, ऊँट की सवारी करते हैं और लोगों को कहते हैं कि देखिए और इन्जॉय करिए, साहिल समंदर के मज़े करिए। कल दोबारा शहर के किसी और हल्के में आपके साथ फिर शामिल गुफ्तगू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।